हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। बाहर ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है और अंदर गर्मी बढ़ चुकी है क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और पढ़ना बहुत कुछ है। ताकि 11th 12th 12th के खास करके सिलेबस बहुत बड़े होते हैं। तो आज हमने अकार्बनिक रसायन जितने भी है हमारा 12th के सिलेबस में, बिहार बोर्ड के सिलेबस में, उसका VVI क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आप लोग रिवीजन कर सकते हैं इससे। और आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो मैं और भी इस तरीके के क्वेश्चन प्रश्न वीडियो लेकर के आता रहूँगा। और आप लोग मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे ताकि आप लोगों के सारा का सारा अकार्बनिक रसायन से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। आप लोग इसे मिस नहीं करेंगे। पूरा का पूरा ये कंप्लीट सेशन है अकार्बनिक रसायन का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आप लोग बने रहेंगे। आप लोग अपने पास भी कॉपी कलम लेके बैठेंगे, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेंगे आप उसको लिखेंगे। दरअसल आज मैं 50+ VVI प्रश्न करने वाला हूं, जिसमें से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार डेली हर बार पूछे जाते हैं या पूछने के चांसेस है। ठीक है, तो मैं सारा का सारा VVI क्वेश्चन जो अकार्बनिक रसायन का वो पूरा का पूरा लेकर के आया हूं। और मैं अगले वीडियो में इस बात पर चर्चा करूंगा कि ये 2 महीने जो समय बचे हैं दिसंबर और जनवरी के, इस 2 महीने में हम पूरा का पूरा जो हमारा रिवीजन है या जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से कैसे कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। तो शुरू करते हैं हमारा प्रश्न। दोस्तों प्रश्न आपको बोर्ड के स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगे। आपको बोर्ड के स्क्रीन पे देखने हैं। ठीक है, और मेरे पास जो प्रश्न है वो मेरे मोबाइल पे है और देखेंगे और वहीं से आंसर करेंगे। तो दोस्तों आते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु भूपट्टी में प्रचुरता से पाई जाती है। कहा कि इसमें से कौन से धातु है जो भूपट्टी में यानी भूमि के सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो दोस्तों अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसमें जो ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। जो ऑप्शन है वो है मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम और आयरन। इसमें से कौन सा धातु है जो भूमि के सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें से जो दोस्तों हमारा जो धातु है उसका जो आंसर होगा वो होगा एल्युमिनियम। क्या होगा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु है पृथ्वी के सतह पर दोस्तों, इसको याद रखेंगे। बाकी जो आंसर इसमें ऑप्शन दे रखा हुआ मैग्नीशियम, सोडियम और आयरन के बारे में, है ना, आप लोग याद रखेंगे। सबसे हल्की धातु के रूप में भी एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे हल्की धातु के रूप में हमारा होता है लिथियम। सबसे हल्की धातु के रूप में हमारा कौन सा तत्व आता है? वो लिथियम आता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे हल्की धातु। और सबसे हल्की तत्व के बारे में पूछा जाएगा। सबसे हल्की तत्व में हाइड्रोजन। सबसे क्रियाशील धातु के रूप में अगर पूछा जाएगा, सबसे क्रियाशील धातु के रूप में, तो सीजियम लगाना होगा। और जिस कैटेगरी में हम लोग को अभिक्रिया वाला कैटेगरी में जो पढ़ना होता है उसके अंतर्गत ये सोडियम आता है, सोडियम। ठीक है, ये क्रियाशील धातु है जो पानी के साथ जल्दी से रिएक्ट कर देता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन क्रिया द्वारा नहीं होता। कहा कि कौन से धातु है इसमें जिसका जो निष्कर्षण है विद्युत विच्छेदन क्रिया द्वारा नहीं होता। विद्युत विच्छेदन क्रिया आपको मालूम है दोस्तों। विद्युत विच्छेदन क्रिया में क्या होता है, हम लोग धातु के लवण का, है ना, विद्युत धारा दे करके और उसको धातु प्राप्त करते हैं। धातु के लवण से हम लोग क्या करते हैं, धातु को प्राप्त करते हैं विद्युत विच्छेदन प्रक्रिया इस तरीके से लगा करके। तो कह रहा कि इसमें से किसका ये विद्युत विच्छेदन क्रिया नहीं हो सकता, किस धातु के लिए ये नहीं हो सकता। तो ध्यान रखेंगे, ये जो है विद्युत विच्छेदन क्रिया ये अति क्रियाशील धातुओं के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अधिकांश जो है क्रियाशील धातुओं के लिए काम में लाया जाता है अधिकांश रूप से। लेकिन कुछ ऐसे भी धातु है जो क्रियाशील ज्यादा नहीं है, उसके बाद भी ये तरीका अपनाया जाता है, जैसे कि कॉपर है हमारा, है ना, इस तरीके से लगाया जाता है। लेकिन ये भी याद रखेंगे क्रियाशील धातु के लिए ये लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है और आयरन है। तो सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और एल्युमिनियम हो गया, ये तीनों तो क्रियाशील गैस हो गए। ये तीनों क्या हो गए? क्रियाशील गैस हो गए। तो क्रियाशील गैस हो गई ये वह। तो जो एक ऑप्शन इसमें दे रखा हुआ है आयरन, लास्ट में आयरन, तो आयरन का जो है ये विद्युत विच्छेदन क्रिया द्वारा नहीं होता है। आयरन का ये तो वात भट्टी में निकाला जाता है इसको प्रगलन विधि करके, तो ये विद्युत विच्छेदन क्रिया द्वारा इसका निष्कर्षण नहीं होता है।
ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपके बोर्ड स्क्रीन पे होगा, बोर्ड स्क्रीन देखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि हुप की विधि द्वारा किस धातु का शोधन किया जाता है। हुप की विधि द्वारा किस धातु का शोधन किया जाता है। तो हम लोग आएंगे हुप की विधि द्वारा किस धातु का शोधन किया जाता है। इसका प्रश्न ऑप्शन सुनेंगे, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है और जिंक है। कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है और जिंक है। इसका जल्दी से आंसर बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा हम लोग का वो होगा एल्यूमिनियम। क्या होगा आंसर? एल्यूमिनियम। और ये हुक की विधि से जो एल्यूमिनियम प्राप्त होता है वो बहुत ही ज्यादा प्योर होता है, बहुत ही ज्यादा प्योर होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट नंबरिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, आप लोग इस पे थोड़ा ध्यान नहीं दे तो बेहतर है, ठीक है, बाकी सब सही तरीके से चलेगा। क्वेश्चन है कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है। कॉपर पाइराइट दोस्तों कॉपर का एक अयस्क है ना। कॉपर का सबसे महत्वपूर्ण या मुख्य अयस्क कह सकते हैं कॉपर ग्लांस को, कॉपर ग्लांस को Cu2S। लेकिन कॉपर पाइराइट भी एक कॉपर का अयस्क है। इसमें कह रहा है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है CuFeS, दूसरा ऑप्शन है CuFeS2, तीसरा ऑप्शन है CuS और चौथा ऑप्शन है Cu2FeS2। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा आप लोग जरा बताइए। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर ऑप्शन, वो होगा बी नंबर ऑप्शन। क्या होगा बी नंबर ऑप्शन में? कॉपर Fe2, कॉपर Fe2। ये है कॉपर पाइराइट, ये है कॉपर पाइराइट, ये है कॉपर पाइराइट। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे, कॉपर पाइराइट है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन बोर्ड पर देखेंगे आप लोग। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड का अपचयन में प्रयुक्त होता है। कहा कि प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड का जब अपचयन करना होता है तो निम्न में से क्या हम लोग उपयोग में लाते हैं। ऑप्शन है एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है कार्बन, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम और डी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो होता यह है दोस्तों, जब भी धातु के ऑक्साइड का अपचयन करना होता है, धातु की यानी ले लेते हैं एग्जांपल में जिंक ऑक्साइड। जब भी हमको जिंक ऑक्साइड से जिंक प्राप्त करना होगा, जब भी हमको जिंक ऑक्साइड से जिंक प्राप्त करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक मटेरियल मिलाते हैं, प्रगलन विधि कहते हैं। उसको मिलाने की प्रक्रिया को हम लोग प्रगलन कहते हैं। ठीक है, तो वो है हमारा कार्बन। और ये कार्बन क्या करता है, इस ऑक्सीजन को ग्रहण करके कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। ये कार्बन क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है और हम लोग को ये धातु प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर दोस्तों, आप लोग समझिए, यहाँ पे ये बात समझिए आप लोग कि इस विधि को, ये कार्बन मिला करके धातु प्राप्त करने की जो विधि है, धातु के ऑक्साइड में कार्बन को मिला करके धातु प्राप्त करने की विधि को हम लोग प्रगलन कहते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे, कहीं प्रगलन नाम का ये जो परिभाषा है ये एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए कि इस जिंक से ऑक्सीजन खत्म हो गया तो इसको बोलेंगे कि ये अवकरण हो गया, अवकरण हो गया। और अवकरण हुआ तो किसके कारण अवकरण हुआ, अवकरण किसके कारण हुआ, ये कार्बन के कारण अवकरण हुआ। तो इस कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, इस कार्बन को कहेंगे अवकारक। क्या कहेंगे, अवकारक। अवकरण कराने वाले को अवकारक कहते हैं, अवकरण कराने वाले को अवकारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहा जाता है कि उस कार्बन को क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक, अवकारक, ऐसे करके एग्जाम्पल ऑप्शन दिए रहेंगे, तो इसको अवकारक कहा जाता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है। कहा कि कौन सा जो कथन है इसमें से कौन से जो बात है वो सही कही गई है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, बोर्ड पर स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन भी होगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे। कहा जा रहा है पहला ऑप्शन कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सभी खनिज अयस्क होते हैं। तीसरा, सभी क्षार भस्म नहीं है ना। और कह रहा है इनमें सभी, कि सभी बात सही है। सभी बात तो सही नहीं होगा, सबसे पहला बात, क्योंकि पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन में कॉन्ट्राडिक्शन है, दोनों से कोई एक ही ऑप्शन होंगे, तो सभी ऑप्शन वाला तो नहीं होने वाला। तो देखेंगे हम लोग अयस्क के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जमीन के अंदर से जो भी हम लोग मटेरियल बाहर निकालते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको खनिज कहते हैं, सबको खनिज कहते हैं।
लेकिन अयस्क उसको कहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में धातु हो। तो हो सकता है कि इसमें धातु ज्यादा हो, तो इसको क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। और हो सकता है कि इसमें धातु कम हो, तो फिर ये अयस्क नहीं कहलाएगा, ठीक है। लेकिन ये खनिज कहलाएगा, ये खनिज है, जमीन से निकाले हैं तो ये खनिज कहलाएगा। तो सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। वैसा ही खनिज अयस्क है जो जिसमें ज्यादा मात्रा में धातु पाया जाता है। लेकिन चाहे ये अयस्क हो चाहे ये अयस्क हो, सभी अयस्क क्या है, खनिज ही है। सभी अयस्क क्या है, वो खनिज ही है, वो जमीन से ही निकाला गया है। तो सभी अयस्क खनिज होंगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये हमारा ऑप्शन नंबर जो पहला है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, मतलब वैसा खनिज जिससे धातु हम लोग निकालते हैं। अभी देखिए, जिसमें ज्यादा मात्रा में धातु मिल रहा है उसी को निकालेंगे ना। तो वैसे खनिज जिसमें ज्यादा मात्रा में धातु होते हैं उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अयस्क कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग अयस्क कहेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। ये तो हो गया, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, वात्य भट्टी में निम्न में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। वात्य भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। वात्य भट्टी दोस्तों, वात्य भट्टी में हम लोग लोहे का निष्कर्षण करते हैं। किसका, लोहे का निष्कर्षण में वात्य भट्टी का इस्तेमाल होता है। जब लोहा का ऑक्साइड मिल जाता है तो उसमें हम लोग उसमें ऑक्सीजन को अपचयन करके, ऑक्सीजन को हटा करके लोहा प्राप्त करते हैं। वात्य भट्टी में किसका अपचयन होता है, तो लोहे का, यानी आयरन का। याद रखेंगे दो बातें यहाँ पर। वात्य भट्टी में लोहे का निष्कर्षण होता है। एक होता है परावर्तनी भट्टी, एक होता है परावर्तनी भट्टी। तो परावर्तनी भट्टी में किसका निष्कर्षण होता है, परावर्तनी भट्टी में कॉपर का निष्कर्षण होता है। ये दोनों बातें याद रखेंगे। एक और चीज, मंडल परिष्करण में जो धातु इस्तेमाल होता है, किस धातु का निष्कर्षण मंडल परिष्करण द्वारा किया जाता है, तो वो है हमारा जिंक। और एक हम लोग पढ़ लिए लुक विधि से किसका होता है, तो ये सब पॉइंट दोस्तों याद रखेंगे आप लोग। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो अकार्बनिक रसायन को इंपोर्टेंट बनाते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव हर साल पूछे जाते हैं ऐसे ऑब्जेक्टिव, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे और ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी ना छोड़े, आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। ये मैं जो पीडीएफ है मेरा, वो पीडीएफ में आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप चैनल में भेज दूंगा और आप लोग को लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां से आकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है। अभी इसके पहले कॉपर का जब आया था, कॉपर पायराइट वाला, तो उसमें हमने देखा था कॉपर का मुख्य अयस्क के बारे में हमने आपको बताया था। कॉपर पायराइट जो है कॉपर का एक सामान्य अयस्क है, लेकिन मुख्य अयस्क के बारे में पूछा जाएगा कॉपर का, तो कॉपर का मुख्य अयस्क दोस्तों हमारा ग्लास। कॉपर का मुख्य अयस्क जो है हमारा कॉपर ग्लास। क्या है, कॉपर ग्लास। मुख्य अयस्क के बारे में बात होगी तो कॉपर ग्लास है मुख्य अयस्क, जिसका सूत्र होता है Cu2S। सल्फाइड अयस्क है ये, है ना, कॉपर ग्लास, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इसको। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसमें 10 नंबर जो क्वेश्चन था इसमें देखिएगा तो सिडेराइट है। सिडेराइट किसका अयस्क होता है दोस्तों, लोहे का होता है, लोहे का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है। यहाँ पे कार्बन क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था जिंक वाला क्वेश्चन में, थोड़ी देर पहले तुरंत करा था और तुरंत ये क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ हम लोग रिएक्ट करेंगे तो धातु प्राप्त हो जाता है। क्या होता है, जब हम लोग क्या करेंगे, धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करेंगे तो हमको क्या मिल जाता है, धातु मिल जाता है और कार्बन ऑक्सीजन लेकर के निकल जाता है। तो इसमें से ऑक्सीजन निकल गया तो इसका तो अवकरण हो गया। तो अवकरण कौन करवाया, कौन ऑक्सीजन लेके गया, अवकरण कौन करवाया, ऑक्सीजन लेकर के कौन गया है, तो कार्बन लेके गया। तो कार्बन को यहाँ पे हम लोग कहेंगे अवकारक। क्या कहेंगे, अवकारक। और अवकारक के लिए हम लोग एक और नाम का इस्तेमाल करते हैं जो है अपचायक। क्या है, अपचायक। तो ये दो नाम में से जो भी होंगे ऑप्शन में वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, ऑप्शन में हमारा था ऑक्सीकारक, अवकारक, स्टेबलाइजर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, आप लोग को पता चल गया होगा। तो हमारा सही आंसर होने वाला है अवकारक। देखिए बिहार बोर्ड का एग्जाम निकालना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे नंबर से, ठीक है। ये क्योंकि डबल क्वेश्चन रहते हैं, अगर कोई चैप्टर खराब भी है तो वो आसानी से निकाले जा सकते हैं।
बस थोड़ा सा मेहनत करने की कोशिश है। आप लोग सेट डेली लगाइए, आप लोग सेट डेली लगाइए, 1 घंटा डेली, 1.5 घंटा सेट के लिए आप लोग निकालें और हर सब्जेक्ट का सेट लगाए, ताकि जो क्वेश्चन याद ना हो वो सेट के माध्यम से याद हो जाए। ठीक है, कंपटीशन, जो कंपटीशन लाइन में होते हैं, जनरल कंपटीशन लाइन में, उन लोग को बुक जीके जीएस याद करना हो जाता है। उन लोग कैसे कर लेते हैं? 2-2 बुक, 3-3 बुक, 4-4 बुक का जीके जीएस याद करते हैं। बस प्रैक्टिस ही एक ऐसा उपाय है जो आपको सफल बना सकता है। ठीक है दोस्तों, गलतियां होती रहती है, भूलते रहते हैं लोग, लेकिन प्रैक्टिस करने से क्या होता है, वो भूल को सुधारने का मौका मिलता है और सही तरीके से हम लोग बार बार करके उसको आदत बना लेते हैं। और जब आदत बन जाती है तो उसके बाद हम लोग को जानबूझ के कोई काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हम लोग उस काम को आसानी से कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लोहे का मुख्य अयस्क क्या है? लोहे का मुख्य अयस्क क्या है? लोहे का मुख्य अयस्क के बारे में दोस्तों बात हो रही है। लोहे का मुख्य अयस्क देखिए, ऑप्शन में दे रखा है मैग्नेटाइट, सीडेराइट, हेमेटाइट और सभी। मैग्नेटाइट, सीडेराइट, हेमेटाइट, सभी इसमें जितने भी है सब लोहे की ही मुख्य अयस्क है। सभी ऑप्शन भी दिया है तो सभी को ही टिक करेंगे हम लोग। लेकिन अगर यहाँ पे सभी नहीं दिया होता, अगर यहाँ पे सभी नहीं दिया होता तो हम लोग क्या लगाते? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में 70% लोहा प्राप्त हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा के अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, क्या कहेंगे? याद है? सांद्रण की विधि में 2 प्रक्रिया था, एक भर्जन और दूसरा निस्तापन। सांद्रण की प्रक्रिया में सांद्रण की प्रक्रिया में धातु ऑक्साइड से धातु में बदलने की प्रक्रिया, धातु ऑक्साइड से धातु में बदलने की प्रक्रिया का ये था। तो इसमें हम लोग 2 प्रक्रिया पढ़े थे, निर्जन और निस्तापन, भर्जन और निस्तापन। तो दोनों में हम लोग को एग्जाम में अंतर भी पूछा जाता है। तो आप लोग अंतर अपने बुक से, या जब मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाऊंगा तो उस समय देख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए होता क्या है कि निस्तापन में हम लोग हवा को कम मात्रा में, हवा देते ही नहीं है उसको, और उसको गर्म करते हैं और उसको गलने भी नहीं देते हम लोग गलनांक के नीचे। लेकिन भर्जन में क्या होता है, हवा की उपस्थिति में उसको हम लोग, हवा की उपस्थिति में क्या करते हैं, हवा की उपस्थिति में और उसको गलनांक के नीचे, हवा की उपस्थिति में और गलनांक के नीचे हम क्या करते हैं, उसका हम लोग गर्म करते हैं। तो उसी प्रक्रिया को लोग भर्जन कहते हैं, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने की 2 विधियां हैं, वो है भर्जन और निस्तापन। इसमें अंतर भी पूछा जाता है कि भर्जन किसका करते हैं, निस्तापन किसका करते हैं। ठीक है, भर्जन दोनों में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों में गलनांक से नीचे गर्म करते हैं, गलनांक से नीचे हम लोग गर्म करते हैं इसको। और दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर क्या है कि इसमें हवा की उपस्थिति होती है, इसमें हवा की उपस्थिति नहीं होती है। ठीक है, पहला अंतर। दूसरा अंतर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें सल्फाइड अयस्क का इस्तेमाल करते हैं और इसमें कार्बोनेट अयस्क, इसमें क्या होता है? कार्बोनेट अयस्क। तो इस तरीके से इसमें और भी अंतर बनते हैं, जब मैं बताऊंगा तो उस समय क्लियर हो जाएंगे, इसके प्रक्रियाओं को लेकर के अंतर बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, हवा की उपस्थिति में अगर गलनांक नीचे गर्म किया जा रहा है तो वो भर्जन है, और हवा के अनुपस्थिति में गलनांक नीचे गर्म किया जा रहा है तो वो निस्तापन है। तो ये दोनों बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर देखेंगे। क्वेश्चन है, कॉपर धातु का शोधन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कॉपर धातु का शोधन, इसके बारे में चर्चा हमने शुरुआत वाले में किया था कि कौन है जिसका विद्युत अपघटन विधि द्वारा डिस्कशन नहीं किया जाता। तो इसमें मैंने बताया था कि जितने भी क्रियाशील है वो विद्युत अपघटन विधि ही इस्तेमाल में लाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कम क्रियाशील वाले धातु है जिसके लिए हम लोग विद्युत घटन विधि का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कॉपर। उसमें एग्जाम्पल बताया था मैंने, जैसे कि कॉपर। इसमें भी एक ऑप्शन है कि क्वेश्चन है कि कॉपर का शोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन है विद्युत अपघटनीय शोधन, दूसरा ऑप्शन है मंडल परिष्करण, तीसरा है वर्ण लेखिकी और चौथा इसमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा पहला वाला, विद्युत अपघटनीय शोधन। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिर्फ एक ऑक्सी अम्ल बनाता है? ऑक्सी अम्ल कहने का मतलब है, हाँ, ऑक्सी अम्ल को आप समझ जाइए क्या होता है। ऑक्सी अम्ल कहने का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन होगा और अम्ल है तो हाइड्रोजन होगा। अब इनमें से कह रहा तो ऑप्शन में दे रखा होगा F2, Cl2, Br2 और I2। अब फ्लोरीन के पास क्या है? फ्लोरीन केवल एक ही संयोजकता दिखा सकता है, वो है 1। तो फ्लोरीन केवल और केवल एक ही
केवल एक ही ऑक्सी अम्ल बना सकता है, फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सी अम्ल बना सकता है, लेकिन क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं है। क्लोरीन अलग अलग तरीके का ऑक्सी अम्ल बना सकता है, ऐसे बना सकता है, ये इस तरीके से बना सकता है, फोर बना सकता है, इस तरीके के अलग अलग प्रकार के ऑक्सी अम्ल बना सकते हैं। लेकिन फ्लोरीन केवल और केवल एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है, क्योंकि इसके पास समझौता, इसके पास जगह नहीं है ना अगल बगल, एक ही समझौता में काम करता है। क्लोरीन का समझौता 1 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है ना। इसी तरीके से ब्रोमीन का भी समझौते होते हैं। तो केवल और केवल फ्लोरीन है जो छोटा साइज है इसका, इसी कारण से केवल एक ही समझौता दर्शा पाता है, और इसी कारण से ये केवल और केवल एक ही ऑक्सी अम्ल बनाएगा। ठीक है दोस्तों, बातें समझ में आ गई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? S8 में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो चूंकि ये एकल परमाणु अणु है, इसमें सभी के सभी सल्फर होंगे, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता होगी सबके बराबर होगी, तो किसी पर भी आवेश नहीं आएगा और किसी भी पर भी ऑक्सीकरण संख्या नहीं आएगा। तो इसमें सल्फर का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा, जो भी ऑक्सीकरण संख्या होगा वो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर लेकिन यही सल्फर अगर इसके रूप में होता तब इसमें कुछ ना कुछ, मतलब किसी भी परमाणु में ऑक्सीकरण संख्या तभी आता है जब वो दूसरे परमाणु के साथ जुड़े हो, अपने खुद के साथ नहीं, दूसरे परमाणु के साथ जुड़े हो, तभी उसमें ऑक्सीकरण संख्या आता है। तो ये तो खुद के साथ जुड़ा हुआ है सारा, तो इसी का परमाणु है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा, जरा से भी इसका ऑक्सीकरण संख्या नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबसे प्रबल अम्ल क्या है? हाँ देखिए, क्लोरीन का मैंने बताया था, क्लोरीन बहुत सारे ऑक्सो अम्ल बनाते हैं। तो देखिए बहुत सारा ऑप्शन दे रखा हुआ। पहला ऑप्शन में ये है, दूसरा ऑप्शन में ये है, तीसरा ऑप्शन में ये है, और चौथा ऑप्शन में। अब बताइए कि इस ये 4 को क्लोरीन का ऑक्सो अम्ल है, तो ये ऑक्सो अम्ल में सबसे प्रबल ऑक्सो अम्ल कौन सा है? सबसे प्रबल ऑक्सो अम्ल कौन सा है? तो सबसे प्रबल ऑक्सो अम्ल क्या होता है? देखिए, जो अम्ल होते हैं वो समानुपाती होते हैं केंद्रीय परमाणु। अगर आप लोगों ने संरचना सीखा होगा, संरचना में जो केंद्र में होता है परमाणु, उसको केंद्रीय परमाणु कहते हैं। केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या पर, केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या पर समानुपाती होता है। यानी अगर ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा है तो अम्लीय गुण उसमें ज्यादा होंगे। तो चेक कर लेते हैं किसमें अम्लीय गुण ज्यादा होगा। तो देखिए, हाइड्रोजन का +1 और इसका -2, तो -8 4 है ना, -8 हो जाएगा। ठीक है, 4 है तो -8 हो जाएंगे, और 8 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा? 8 में से घटेगा तो 7, माइनस में 7 बचा, तो इसको देंगे +7, ताकि मैनेज होकर के सारा आवेश खत्म हो जाए, मैनेज होकर के सारा आवेश खत्म हो जाए। आगे आइए, इसमें -2 तो -6 हो गया, टोटल -6 हो गया। 1 प्लस देंगे हाइड्रोजन के लिए, तो ये तो 5 बचेगा, तो फिर 5 इसको देना होगा ताकि बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर माइनस यहाँ पे लगेगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 4, और 1 प्लस देंगे यहाँ तो बचेगा 3, यानी 3 हमको देना होगा, और यहाँ उसी तरीके से +1 आ जाएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या किसमें ज्यादा है? ऑक्सीकरण संख्या किसमें ज्यादा है ये पता करिए। तो ये है हमारा, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या 7 है, सबसे अधिक है। ठीक है, सबसे अधिक है, तो ये हमारा प्रबल अम्ल होगा। इसमें क्या होगा? ये हमारा प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये प्रबल अम्ल है हमारा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है? कौन सा पदार्थ है इसमें जो अणुचुंबक को दिखाता है? अब यही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए हैं प्रश्न में, तो इसके लिए आप लोग आंसर याद रखेंगे O2। इसके लिए जो आंसर होगा हमारा वो O2 होगा। ये अणुचुंबकीय पदार्थ है, ये अणुचुंबकीय पदार्थ है, मतलब ये चुंबक के बीच आकर्षण को दर्शाता है O2। और अणुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय कैसे पता करते हैं? एक तो तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, जो सिंगल आयन के लिए पता किया जाता है, और इसमें तो आयन है ही नहीं, इसमें तो सस्वजी बंध सब सारे जुड़े हुए हैं। तो इसका एक तरीका है जो हम लोग को 11th में पढ़ना था, MOT सिद्धांत, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें ये पढ़ना था। तो कोई आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, बस यही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किया जाता है। तो इसमें आप लोग O2 को याद रखेंगे, O2 अणुचुंबकीय होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं? वर्ग 16 के तत्व को क्या कहते हैं? वर्ग 16 नहीं, वर्ग 17 को क्या कहते हैं? वर्ग 18 को क्या कहते हैं? वर्ग 1 को क्या कहते हैं? वर्ग 2 को क्या कहते हैं? ये सब भी आपको पते होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आते हैं वर्ग 16 के तत्व को क्या कहते हैं, उसके बारे में आपको हम बताते हैं। चलिए देखिए, तो वर्ग 16, इधर वर्ग लिख देते हैं, इधर नाम लिख देते हैं। तो वर्ग 16 जो है, इसको हम लोग चालकोजन कहते हैं, या फिर कैल्कोजन भी कहते हैं, कैल्कोजन। अब ये इसका सूत्र होता है, इसका इंग्लिश होता है ऐसे। अब इसको आप लोग जो कर लीजिए, चालकोजन कर लीजिए या कैल्कोजन कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए। उसके बाद वर्ग 17 है, इसको हम लोग हेलोजन समूह कहते हैं,
फिर वर्ग 18 है, इसको हम लोग अक्रिय गैस का समूह कहते हैं, या फिर शून्य समूह कहते हैं, या फिर उत्कृष्ट गैस कहते हैं, उत्कृष्ट गैस समूह कहते हैं। ठीक है, ये इनको और देख लीजिए। इसमें अगर वर्ग 1 रहेगा तो इसको हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं, क्योंकि धातु क्षारीय गुण वाले होते हैं। और दूसरा वर्ग जो होता है उसको हम लोग मृदा क्षारीय कहते हैं, मृदा क्षारीय धातु कहते हैं। ठीक है, ये सब आपको याद होने चाहिए। और देखिए इसमें मैं बताता हूं आपको, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्वों के नाम से भी जाना जाता है, संक्रमण तत्वों के समूह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और एफ ब्लॉक को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और एफ ब्लॉक में 2 कतारें होती है, एक तो एक्टेनवाइड होता है, एक तो लेंथेनवाइड होता है। ये आप लोगों को तो पहले से जानकारी हो गई। तो ये सब बातों पर ध्यान रखेंगे। पीरियोडिक टेबल से संबंधित ये नाम है, तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस पे ध्यान देंगे। तो आते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सा बंध सबसे अधिक प्रबल है। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका एग्जाम्पल सब्जेक्ट में भी पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, कि प्रबल कौन है और क्यों है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन में है पहला F2 यानी F के बीच का बंध, दूसरा है Cl के बीच का बंध, तीसरा है Br के बीच का बंध, और चौथा है I के बीच का बंध। तो देखिए दोस्तों, आकार छोटा होने से प्रबलता बढ़ती है, ताकि आकार जब बड़ा होगा तो बड़े बंध को पकड़ना कमजोर पड़ जाएगा, है ना, कमजोर पड़ जाता है। क्योंकि बड़ा लकड़ी है, उसको लोग आसानी तोड़ लेते हैं। देखिए अगर छोटा लकड़ी कर दो तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, ज्यादा बल लगाना पड़ जाता है। तो छोटे बंध मजबूत बंध होते हैं। तो क्लोरीन का आकार तो छोटा होता है, क्लोरीन का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, ब्रोमीन का आकार उससे भी बड़ा होता है, और आयोडीन का आकार सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा होने के कारण ये तो सबसे कमजोर हो जाएगा। ठीक है, सबसे प्रबल में तो ये होना चाहिए, सबसे प्रबल में, छोटा होने के कारण सबसे प्रबल में ये होना चाहिए। लेकिन होता क्या है दोस्तों, ये इतने छोटे होते हैं कि इनके जो परमाणु है वो नजदीक आने लगते हैं बंध बनाने के लिए। लेकिन इनके जो बादल है, इलेक्ट्रॉन के जो बादल है, वो इलेक्ट्रॉन के बादल एक दूसरे को विकर्षित करने लगते हैं, जिसके कारण ये, है ना, जिसके कारण ये बंध तो बना लेते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा भी अगर बल मिलेगा तोड़ने के लिए तो ये टूट जाते हैं तुरंत। क्यों? क्योंकि पहले से ही विकर्षण बल इस पे काम कर रहा होता है, वो भी प्रबल विकर्षण बल कार्य कर रहा होता है, तो ये खुद को कमजोर दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो है हमारा क्लोरीन, जो सही तरीके से बैठ जाता है, इलेक्ट्रॉन के विकर्षण बल को और आकर्षण बल को सही तरीके से बैठा पाता है, और सबसे ज्यादा प्रबल बल इसी में ही होगा, क्लोरीन में ही। ध्यान रखेंगे, कारण है क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा होने के कारण उनमें इलेक्ट्रॉन के बादलों के बीच विकर्षण बढ़ जाता है, जिसके कारण उनका बंध कमजोर पड़ जाता है, और क्लोरीन उससे ज्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो प्रबलता के हिसाब से क्लोरीन सबसे अधिक, फिर उसके बाद क्लोरीन आएगा, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट में इस्तेमाल किए जाने वाले, है ना, फोटोग्राफिक प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है। कारण फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट जो होता है उसमें किसका इस्तेमाल किया था। फोटोग्राफिक प्लेट फिल्म कहने का मतलब है दोस्तों कि जो पहले इस्तेमाल किए जाते थे रील्स, जो पहले कैमरा में ना रील होते थे ब्लैक एंड व्हाइट तरीके का, उसमें लोग फोटो को देखते थे, तो वो हो गया। या फिर अगर आप लोग 11वीं क्लास में ये पढ़ेंगे सिद्धांत, रदरफोर्ड का सिद्धांत पढ़ेंगे, तो उसमें भी इन्होंने इस्तेमाल किया था उसको चमकने के लिए, तो वो तो अलग चीज है। तो इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है, वो इस्तेमाल किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या इस्तेमाल किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है, कौन सा तत्व? सिल्वर ब्रोमाइड है। इसको याद रखेंगे, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, सिल्वर ब्रोमाइड। और सिल्वर ब्रोमाइड का एक खास बात क्या है, ये दोनों दोष को दर्शाता है। ये फ्रेंकल और शॉर्टकी दोनों प्रकार के दोष को ये दर्शाता है, AgBr। ठीक है, याद आ गया तो बता दिया आप लोगों को। तो ये है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का, हम लोग पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम लोग आगे क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का करते हैं। आइए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
क्लोरीन अमोनियम की अधिकता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? क्लोरीन जो है अमोनियम की अधिकता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? देखिए, क्लोरीन अभिक्रिया करेगा इससे NH4 से, तो क्या बनाएगा? तो अगर ये अल्प मात्रा में है, यानी थोड़ी सी मात्रा में है, तब तो ये NH4Cl बन जाएगा। लेकिन अगर ये अधिक मात्रा में है, तब ये नाइट्रोजन गैस बनाएगा और साथ में NH4Cl बनाएगा। नाइट्रोजन गैस बनाएगा और साथ में NH4Cl बनाएगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया आप लोग याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, तो आते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन पर। आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी में वर्ग 16 में ऑक्सीजन के अलावा और कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो वर्ग 16 के तत्वों का नाम याद करने के लिए याद करना होता है। देखिए, ओ सचिन, सहवाग, तेंदुलकर, इन पवेलियन। ओ सचिन, सहवाग, तेंदुलकर, इन पवेलियन। तो इसके लिए वर्ग 16 में ऑक्सीजन के अलावा इतने सारे हैं, जो भी इसमें ऑप्शन से मैच कर जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, सल्फर और सोडियम। बाकी के दो ऑप्शन है लोहा और नाइट्रोजन। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों इसमें से? तो इसमें से जो हमारा आंसर होगा, अगर इस लिस्ट को देखें तो इसमें से आंसर होगा हमारा सल्फर, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ओलियम का सूत्र क्या होता है? ओलियम का सूत्र, ये क्वेश्चन लगभग 5-6 बार 10 बार पूछा जा चुका होगा बोर्ड के एग्जाम में। ओलियम का सूत्र क्या होता है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओलियम का सूत्र होता है दोस्तों H2SO7। ये ओलियम का सूत्र होता है। इसकी संरचना बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से संरचना बनेगा, सल्फर ऑक्सीजन, और बाकी 3 ऑक्सीजन इसके पास रहेंगे, और एक हाइड्रोजन इसके पास और एक हाइड्रोजन इसके पास। कुछ इस तरीके से संरचनाएं बनती है इसकी। ये होता है ओलियम का ये संरचना सूत्र है, और ओलियम का ये सूत्र होता है H2SO7। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आने से पहले ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और सब्सक्राइब कर ही लेंगे अगर अच्छा लग रहा होगा तो, क्योंकि आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करेंगे और उनको भी ये जानकारी देंगे, और उनको भी कहेंगे सब्सक्राइब कर लेने के लिए। क्वेश्चन क्या है? अभिक्रिया दे रखा हुआ है, अमोनिया बनाने की अभिक्रिया है। इसमें कहा कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया जो है, उत्पाद जो है वो अमोनिया घटेगा कि बढ़ेगा? तो ये जो अभिक्रिया होता है दोस्तों, ये रिवर्सिबल अभिक्रिया होता है। N2 + H2 और NH3, ये जो अभिक्रिया होता है ये रिवर्सिबल अभिक्रिया होता है इस तरीके से। तो ये अभिक्रिया रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल अभिक्रिया का मतलब एक ही चीज है, अगर ताप बढ़ेगा तो ये रिटर्न होके अमोनिया खत्म होने लगेगा, टूटने लगेगा। तो अमोनिया का मान ताप बढ़ने से क्या होगा? घटेगा। ये इसका मतलब हमको ताप कम करना होगा। इसके साथ साथ ऊर्जा भी निकलता है, तो ऊर्जा निकल रहा है यानी हमको, ये तो खुद गर्म हो रहा है, और हम गर्मी देना शुरू कर देंगे तो फिर तो ऊर्जा का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। इसीलिए ये उल्टा हो रहा शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ है ऊर्जा दी है और ये बन गया ऐसा वाला। तो अगर हमको ये चाहिए तो हमको यहाँ पर ऊर्जा नहीं देना होगा, यानी गर्मी नहीं करना होगा, इसलिए ताप नहीं बढ़ाना है हम लोग को। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल किस विधि से तैयार किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल किस विधि से तैयार किया जाता है? अकार्बनिक रसायन का सबसे ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण प्रश्नों में से ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा हुआ है, संपर्क विधि, ओसवाल्ड विधि, प्रकाश संश्लेषण और हेबर विधि। कौन सा आंसर होगा इसमें दोस्तों? आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। देखिए होता क्या है, संपर्क विधि। संपर्क विधि से स से संपर्क विधि, और स से याद रखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। स से संपर्क विधि, स से सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद जो हेबर विधि होता है हम लोग का, हेबर विधि वो अमोनिया को बनाता है। और एक और विधि जो लास्ट बच गया, ओस्वाल्ड विधि। ओस्वाल्ड विधि ये बनाता है नाइट्रिक अम्ल। और प्रकाश संश्लेषण तो आप लोग जानते हैं, पेड़ पौधे से खाना बनाते हैं। तो ये 3 विधियां हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विधि है, और ये 3 विधि है अकार्बनिक रसायन में जो बार बार नाम के हिसाब से पूछे जाते हैं।
तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे और एक जगह कॉपी कलम उठाइए और मेन पॉइंट को आप लोग लिखते चले जाइए और केवल इसी को रिवीजन करना है आप लोगों को आराम से सारा क्वेश्चन। उसके बाद ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे ले जा करके जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां से पीडीएफ ले लीजिए और बार बार रिवाइज करते रहिएगा। फिर मैं अगला बार वीडियो बनाऊंगा जो संपूर्ण केमिस्ट्री का होगा और बहुत सारे उसमें प्रश्न होंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज भी मैं कराने वाला हूँ, मैं वो भी करा दूंगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी गैस एकल परमाणुविक है? एकल परमाणु करने का मतलब है केवल एक ही परमाणु का बना हुआ है कौन सी गैस। तो एकल परमाणु का बनने वाला केवल एक ही तरीके का गैस हो सकता है, वो है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस ही है जो एकल परमाणुविक गैस होते हैं। तो अक्रिय गैस कौन कौन से है? अक्रिय गैस है हमारा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इसको याद करने का तरीका है ही नी आ की जय रे, ही नी आ की जय रे। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन होगा तो वो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए इसमें क्या क्या दे रखा हुआ है, क्लोरीन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हमारा इसमें क्या आंसर होगा दोस्तों? हमारा इसमें क्या आंसर होगा? हमारा इसमें आंसर होगा हीलियम। क्या आंसर हो जाएगा? हीलियम। हमारा आंसर इसमें हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बी। आते हैं आगे, H2SO4 क्या है? H2SO4 सबसे पहले तो H2SO4 जो है वो हमारा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसको लोग बैटरी अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, और अम्लीय वर्षा में भी ये ज्यादा मात्रा में आता है। तो H2SO4 क्या है? एक प्रकार का अम्ल है, लेकिन पूछ रहा है कि ये द्विभाषिक अम्ल है कि एकल भास्मिक है कि एकल अम्लीय भस्म है। तो क्या है, एकल भास्मिक है कि द्विभास्मिक है, कौन सा अम्ल है? तो देखिए H2SO4 का संरचना देखेंगे तो कुछ इस तरीके से संरचना बनता है। अभी हमने ओलियम का बनाया था तो उसी से मिलता जुलता है ये संरचना इस तरीके से। अब जब ये इसको क्षार के साथ मिलाया जाएगा तो ये अपना हाइड्रोजन तोड़ देगा, ये 2 हाइड्रोजन, तो 2 परमाणु क्षार का इस्तेमाल खत्म कर देगा। ये क्षार के 2 परमाणु को उदासीन कर देगा ये, ताकि अपना हाइड्रोजन देकर के इसको जल बना देगा। तो इसको द्विभास्मिक अम्ल कहेंगे। इसको द्विभास्मिक मतलब 2 भस्म को खत्म करने वाला ये अम्ल है, द्विभास्मिक अम्ल। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें द्विभास्मिक अम्ल हो जाएगा, यानी ए नंबर हमारा आंसर इसमें होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किस अणु का ध्रुवीय आघूर्ण शून्य होगा? ध्रुवीय आघूर्ण शून्य होगा। ध्रुवीय आघूर्ण करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी एक तरफ आकर्षित या वितरित नहीं होंगे, एक तरफ वितरित होंगे, सब तरफ बराबर मात्रा में वितरित होंगे। किसमें? तो इसको पता करने के लिए दोस्तों हम लोग को बनाना पड़ जाता है आणविक संरचना। ठीक है, आणविक संरचना हम लोग देखेंगे सबका बारी बारी से, उसके बाद पता करेंगे कि इसमें द्विध्रुवीय आघूर्ण शून्य होता है। तो पहला है NH3। तो NH3 का संरचना होता है बिल्कुल इस तरीके से। उसके बाद दूसरा है BF3। तो BF3 का संरचना होता है इस तरीके से। ये संरचना के बारे में आप लोगों को बताया गया होगा। ये एक प्रक्रिया है, एक नियम के तहत बनता है जो 11वीं क्लास में पढ़ना होता है। ठीक है दोस्तों, और आगे है ClO2। ClO2 बनता है कुछ इस तरीके से, और इसमें एक लोन पेयर रहेंगे और एक और एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन रहेगा इसके अंदर। और अगला है CH2Cl2, यानी इसका संरचना बनेगा Cl इस तरीके से बनेगा। अब हम लोग को देखना है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किस तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाएंगे। अब जिसमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं जा रहा है, जहां पे है वहीं पे रह रहे हैं, तो वो हमारा द्विध्रुव गुण वहां पे हमारा क्या होगा? शून्य हो जाएगा, कहीं भी जाएगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा होती है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और द्विध्रुव गुण नीचे की ओर झुक जाएगा। इसमें देखिए इसमें क्या है, ऑक्सीजन की ओर इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन दोनों जब खींचेगा तो दोनों इस तरफ से बीच में से पास करेगा। इसमें क्या है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा होती है, तो ये द्विध्रुव आघूर्ण मतलब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आकर्षित हो जाएगा। इसमें फ्लोरीन खींचेगा तीनों तरफ से, तो जब तीनों तरफ से खींचेगा तो ये कैंसिल होकर के यहाँ पर इसका मान 0 आ जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 हो जाएगा ये। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा BF3। हमारा सही आंसर हो जाएगा BF3, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। सबसे पहले बोर्ड साफ कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज गड़बड़ है यहाँ पर, ये पॉइंट नहीं होगा, या तो बिंदु होगा या तो। चलिए दोस्तों तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को लोग पढ़ते हैं। क्या है? ऑक्सीजन और ओजोन। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है दोस्तों? ये हम लोग से पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन और ओजोन क्या है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन क्या है? संभारिक, समायवी, अपरूप और समस्थानिक। तो इन 4 ऑप्शन में से ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? तो आइए देखते हैं। देखिए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2 और ओजोन का सूत्र होता है O3।
तो दोनों एक ही प्रकार के परमाणु से बनने वाले पदार्थ है, इसलिए इनको कहा जाएगा एक दूसरे का अपरूप। अलग अलग रूप है इनका, ये रूप है अलग अलग, ठीक है। उसी तरीके से कार्बन के बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम में। कार्बन के बारे में क्या पूछा जाता है देख लेंगे कि कार्बन खुद हो गया, ये कार्बन, ग्रेफाइट जो ज़्यादा फेमस है, हीरा, और एक है और है फुलेरिन, एक और है फुलेरिन। ये 60 कार्बन का पदार्थ होता है। सभी जो यहाँ पर है सभी के सभी कार्बन से बने हुए हैं, इसीलिए ये सब एक दूसरे के अपरूप कहलाएंगे, यानी कार्बन के अपरूप कहलाएंगे। जैसे ओजोन और ऑक्सीजन, ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन से बने हुए हैं, इसीलिए इनको एक दूसरे का अपरूप कहा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, XeF4 की आकृति है। XeF4 की आकृति क्या होगी दोस्तों? XeF4 की आकृति क्या होगी? आइए देखते हैं हम लोग XeF4 की आकृति क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे आ रही है XeF4। अगर इसका प्रसंस्करण निकाला जाए, अगर प्रसंस्करण निकालने नहीं आता है आप लोग को, तो इसके लिए आपको जब मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा उसमें देख लेते हैं। यहाँ भी समझिए, समझ सकते हैं। यहाँ भी देखिए क्या है, जेनोन के बाहरी कक्षा में टोटल होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल फ्लोरीन कर लेगा। ये फ्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कर लेगा, बाकी बच जाएंगे लोन पेयर। तो अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो इसके पास टोटल 6 हाथ है, जिसमें से 4 हाथ में फ्लोरीन है और 2 हाथ खाली है। तो 6 हाथ है, 6 हाथ का प्रसंस्करण होता है sp3d2, sp3d2 होता है, ठीक है। लेकिन प्रसंस्करण से मतलब नहीं, हम लोग को बताना है इसका क्या आकृति क्या होगा। ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखा है, कोणीय दे रखा है, वर्ग समतली दे रखा है, ऑक्टाहेड्रल दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो 6 हाथ को सजाने के लिए, 6 हाथ को सजाने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है वो ये है कि 4 को जो परमाणु है वो समतल पे रहेंगे, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और बाकी के 2 को ऊपर नीचे रहेगा समतल से, इस तरीके से। तो फ्लोरीन तो है नहीं, बाकी दो तो खाली हाथ है, तो इस तरीके से खाली हाथ जो है इस तरीके से रहेंगे। तो जो हमारा डायग्राम होगा, जो हमारा ज्यामिति निकल के आएगा, ज्यामिति और आकृति में अंतर होता है दोस्तों। अगर यहाँ पे ज्यामिति कहता, अगर यहाँ पे ज्यामिति की बात करी रहती, अगर यहाँ पे ज्यामिति की बात होती, तो ज्यामिति कैसा होता है इसका, तो ये चारों शीर्ष से जब हम इसको मिलाएंगे तो ऊपर की एक पिरामिड बनेगा, ऊपर की एक पिरामिड बनेगा, उसी पिरामिड एक नीचे की ओर भी बनेगा। तो और यहाँ पर क्या वर्ग, तो इसको बोलेंगे हम लोग वर्गीय द्विपिरामिडल। कब? जब ज्यामिति पूछा तब। लेकिन पूछ रहा है आकृति, तो आकृति में क्या करते हैं हम लोग, आकृति में ये लोन पेयर को नहीं देखते हैं। आकृति में हम लोग क्या करते हैं, लोन पेयर को नहीं चेक करते हैं, लोन पेयर को हटा देते हैं। अब ये आकृति कैसा है, अब ये आकृति है वर्ग समतली, वर्ग समतली। तो इसी से मिलता जुलता नाम होगा इसका, जो कि ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको। क्या है ऑप्शन? ऑप्शन है कोणीय, वर्ग समतलीय, ऑक्टाहेड्रल, इनमें से कोई नहीं। तो ये है वर्ग समतलीय, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल देखिए, इसी को कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल, इसको कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल, और हिंदी में ऑक्टाहेड्रल कहते हैं अष्टफलीय। क्या कहते हैं? अष्टफलीय। ये है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो अगर ज्यामिति की बात होती तो हम लोग ऑक्टाहेड्रल कहते, यहाँ पर आकृति की बात थी, इसीलिए इसकी आकृति जो होगी वो वर्ग समतली होगी, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग निकलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। कह रहा कि समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व है, समुद्री जल में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, सोडियम, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। समुद्री जल में क्या पाया जाता है? सोडियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा। चलिए देखते हैं। तो समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ये हम लोग को पूछा जा रहा है। तो समुद्री जल कैसा होता है? खारा होता है, खारा यानी नमकीन, और नमकीन से याद आता है नमक यानी लवण, और लवण बनते हैं किसके? लवण बनते हैं धातु के। जितना अच्छा धातु उतना अच्छा लवण, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आयोडीन को छोड़ करके बाकी सारे तो धातु ही हैं, सोडियम और मैग्नीशियम। तो इसमें समुद्री जल में अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो वह सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है सोडियम, उसके बाद है मैग्नीशियम, उसके बाद में आ जाएगा आपका आयोडीन,
ठीक है। आयोडीन समुद्री घासों में पाया जाता है, समुद्री घास में पाया जाता है आयोडीन। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, सही जो आंसर होगा वो होगा सोडियम। क्या होगा? सोडियम। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है PCl5 का ज्यामितीय आकार क्या होगा। देखिए यहाँ पे ज्यामिति पूछा जा रहा है, PCl5 का ज्यामिति पूछा जा रहा है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। फास्फोरस के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए क्लोरीन है 5। अब एक इसका सजावट कैसे करना है। तो 5 हाथ का, अभी हम लोगों ने 6 हाथ का सजावट देखा था, अब हम लोग 5 हाथ का सजावट देखेंगे। 5 हाथ का सजावट कैसा होता है। तो 5 हाथ के सजावट में हम लोग क्या करते हैं, एक समतल बनाते हैं। ऐसे एक समतल बना लिए, इसमें 3 परमाणु समतल में रहेंगे और एक परमाणु ऊपर एक परमाणु नीचे रहेगा। तो ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, इस तरीके से ये समतल पे सजावट होगा। तो इसकी आकृति को क्या बोलेंगे। तो देखिए यहाँ से एक पिरामिड बनेगा इस तरीके से ऊपर की ओर, और एक पिरामिड नीचे की ओर बनेगा। 2 पिरामिड बनेंगे। अब बीच में कैसा है, बीच में त्रिभुज जैसा है, ये त्रिभुज जैसा, तो इसको त्रिकोण कहेंगे और बाइपिरामिडल कहेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिकोणीय बाइपिरामिडल। पिरामिडल भी कह सकते हैं या फिर द्विपिरामिडल भी कह सकते हैं, बाई भी कह सकते हैं या फिर द्विपिरामिडल भी कह सकते हैं। ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा आएगा हमारा। तो PCl5 के ज्यामितीय आकार कैसा होता है। तो ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, अष्टफलीय, चतुष्फलीय, इनमें से कोई नहीं। तो ना तो अष्टफलीय होगा ना तो चतुष्फलीय होगा। बाइपिरामिडल लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ट्राइगोनल, ये त्रिकोणीय को ही हम लोग ट्राइगोनल कहते हैं इंग्लिश में। त्रिकोणीय को ही इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइगोनल कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नाम होगा इसका। अब है कि त्रिक्षारिक अम्ल है, इसमें से कौन त्रिक्षारिक अम्ल है। हम लोगों ने इससे जस्ट पहले थोड़ा देर पहले हम लोगों ने सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में जाना था कि सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा अम्ल है, द्विभाषमिक अम्ल हम लोग देखे थे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि त्रिक्षारिक यानी त्रिभाषमिक अम्ल कौन है। तो इसके लिए हमको संरचना बनाना होगा, और संरचना में ऑक्सीजन के बगल में जो हाइड्रोजन होगा वही टूटता है। अगर टूटने वाले ऑक्सीजन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या 3 होगी तो वो त्रिक्षारिक अम्ल होगा यानी त्रिभाषमिक अम्ल होगा, ठीक है। आइए हम लोग इसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये बोर्ड हम साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। चलिए आते हैं, सारा ऑप्शन का हम लोग एक संरचना बनाते हैं और उसमें देखते हैं त्रिभाषमिक अम्ल कौन है। ऐसे ऑप्शन से देखा जाए तो सब में फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तीनों में 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। इसके हिसाब से तीनों हाइड्रोजन के हिसाब से भाषमिक अम्ल 3 होंगे, तीनों आंसर होने चाहिए। लेकिन ये सही नहीं होगा क्योंकि संरचना के हिसाब से देखा जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन होगा वही हाइड्रोजन के हिसाब से तय होता है कि वो त्रिभाषमिक है या 2 भाषमिक है। तो आइए हम लोग इस पर देखते हैं। तो पहला है हमारा H3PO4। H3PO4 का संरचना कैसे बनेगा। PO4 का संरचना हमेशा PO4 का संरचना इस तरीके से, इस तरीके से। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 है तो हाइड्रोजन 3 है तो हाइड्रोजन 3 देंगे, इस तरीके से संरचना बनेगा पहला वाला का। दूसरा वाला का जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा इस तरीके से, 3 ही ऑक्सीजन है तो एक जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, इस तरीके से हाइड्रोजन लग जाएगा। और देखिए लास्ट सी वाला का जो बनेगा तरीका संरचना बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, और डी वाला का जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो ये चारों संरचना में आप ये चेक करें कि जो हाइड्रोजन है वो किसमें त्रिभाषमिक है ना, यानी तीनों हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन किसमें ऑक्सीजन के बाद जुड़ा हुआ है, ये चेक करें आप, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बाद जुड़ा हुआ है, और जब इसको भस्म के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो यही तीनों हाइड्रोजन टूट करके उस भस्म को खत्म करेंगे। 3 हाइड्रोजन है इसलिए इसको त्रिभाषमिक कहा जाएगा, ठीक है। ये त्रिभाषमिक हो गया, त्रिभाषमिक अम्ल हो गया। तो ये द्विभाषमिक हो गया, ये एकल भाषमिक हो गया, और ये अम्ल के कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ये नॉर्मल भस्म है, सामान्य अम्ल कहलाएगा, ये सामान्य अम्ल कहला सकता है लेकिन सामान्य रूप से। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाती है। अक्रियाशील मतलब HNO3 से कौन सा धातु अभिक्रिया नहीं करेगा, कौन सा धातु अभिक्रिया नहीं करेगा HNO3 से, ये हमको पता करना है। तो क्रियाशीलता श्रेणी अगर आपको याद हो तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पोसोके में, याद कर सकते हैं आप लोग भी, पोसोके में
Ag लोहा ता पा चा सो, तापा 400, ये था क्रियाशीलता श्रेणी। और इस क्रियाशीलता श्रेणी में देखिए यहाँ पर अम्ल में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो पदार्थ होंगे वो तो क्रियाशील होंगे, हाइड्रोजन के नीचे वाले पदार्थ क्रियाशील नहीं होंगे, नीचे वाला अक्रियाशील होगा। तो हम लोग जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन देखिए, कॉपर है, जिंक है, एल्युमिनियम है और पीबी है। कॉपर है, जिंक है, एल्युमिनियम है और पीबी है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो अक्रियाशील कौन होगा? अक्रियाशील कॉपर और पीबी दोनों आ रहे हैं, लेकिन कॉपर और पीबी में भी देखा जाए ज्यादा अक्रियाशील कौन है, तो उसमें भी ज्यादा अक्रियाशील कौन है? वो पीबी है। ठीक है, ताकि नीचे आने पे क्रियाशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पीबी यानी पारा। ठीक है, पीबी यानी लेड, सॉरी पारा नहीं लेड, पारा का, इसी को तो पारा भी कहते हैं हिंदी में। हाँ ठीक है, आगे आते हैं। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है? कौन है जो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह काम करेगा? मतलब कौन है जो जिसके पास जगह भी खाली है और मतलब जिसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ भी सकता है, ऑक्सीकरण संख्या घट भी सकता है। देखिए, अगर किसी का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ सकता है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ सकता है तो ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा, मतलब अपना ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा सकता है, खुद को ऑक्सीकरण कर सकता है ना, और दूसरे का कम कर सकता है, यानी अवकारक की तरह काम करेगा। अगर ऑक्सीकरण संख्या कम होता है तो उसको हम लोग अवकरण कहते हैं, यानी दूसरे का बढ़ाएगा, यानी खुद को कम करेगा, यानी ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। मतलब अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है तो अवकारक, ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है तो ऑक्सीकारक। कौन है इसमें जो दोनों काम कर सकता है? कौन है जो दोनों काम कर सकता है? तो आइए चेक करते हैं कौन है जो दोनों काम कर सकता है। तो पहला जो है, देखिए सल्फर के बारे में समझिए। सल्फर के बारे में, तो सल्फर 2 संयोजकता में भी रहता है, 4 संयोजकता में भी रहता है और 6 संयोजकता में भी रहता है। ये सल्फर का संयोजकता है, ये सल्फर का संयोजकता है। अगर सब में देखा जाए, पहला जो संरचना उसमें देखा जाए H2S, तो H2S में सल्फर इस तरीके से फिट रहेगा, मतलब +2 पर। तो ये तो अपना ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा तो सकता है लेकिन घटा नहीं सकता, इसलिए ये दोनों तरीके से काम नहीं करेगा, कोई एक तरीके से काम करेगा। दूसरा ऑप्शन में जो H2SO4 है, H2SO4 का अगर संरचना देखें जो हम लोग पिछला बार पढ़े थे इस तरीके से, तो ये यहाँ पर +6 में होता है, यानी ये सबसे अधिकतम है, ये घटा सकता है लेकिन बढ़ा नहीं सकता। तो ऑक्सीकरण और अवकरण में से एक क्रिया इसके साथ नहीं हो सकती, बल्कि ये बढ़ा नहीं सकता, यानी अवकारक नहीं बन सकता, ये केवल ऑक्सीकारक बन सकता है। लेकिन जब जो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला भी देखेंगे, अगला जो ऑप्शन है उसको मिलाएंगे। तो अगले ऑप्शन में पहले SO3 देख लीजिए। SO3 का संरचना इस तरीके से होता है। अभी भी देखिए 1 2 3 4 5 6 संयोजकता पर है, ये और ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, यानी अवकारक की तरह काम नहीं कर सकता। लेकिन जस्ट इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है SO2, उसमें केवल ऐसे है। तो अभी ये केवल 1 2 3 4 बंद पे है, यानी ये घट के +2 भी हो सकता है और बढ़ के +6 तक भी जा सकता है, यानी ये अपने ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। इसीलिए हम लोग इसको ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों कह सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन रंगीन है? ऑप्शन दे रखा है NH3 यानी अमोनिया, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड और DNO यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? इसमें हमारा आंसर जो होगा वो होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या होता है? ये रंगीन होता है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगले क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको बोर्ड साफ करना होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, तब तक बोर्ड में साफ कर लेता हूँ। आप लोग क्वेश्चन पढ़े और इसका आंसर दे, तब तक बोर्ड साफ कर लेते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन बोर्ड के सामने आपके, आप लोग वीडियो को पॉज करके और आंसर दे सकते हैं, उसके बाद आंसर मिला सकते हैं हमारे आंसर से। तो चलिए आते हैं, इसको हल करते हैं। तो कह रहा है इसमें निम्न में से किसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कम है? मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या किसमें कम होगी, ये पूछा जा रहा है। सबसे कम किसमें होगा मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या? तो देखिए, मैग्नीज ऑक्सीकरण संख्या पूछा किसमें कम होगा। तो आइए, पहला नंबर जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, MnSO4। तो SO4 का जो आवेश होता है, इसको ध्यान दें, SO4 का आवेश होता है -2, तो इस समय मैग्नीज पर +2 होगा पूरा खत्म करने के लिए। ठीक है, यह बात समझ में आ रही है। दूसरा बी जो है MnO2,
तो केवल एक ऑक्सीजन पर O2 होता है, एक ऑक्सीजन पर -2 का आवेश होता है, तो 2 ऑक्सीजन है तो -4 का आवेश होगा, और -4 को पूरा करने के लिए मैग्नीज को +4 रखना होगा। तो यहाँ पर मैग्नीज का +2 आ रहा है, यहाँ पे मैग्नीज का +4 आ रहा है। सी नंबर ऑप्शन देखिए, सी नंबर ऑप्शन में क्या है, सी नंबर ऑप्शन में है Mn3O4। क्या है? Mn3O4। तो Mn3O4 को चेक करें तो ऑक्सीजन का -2, एक ऑक्सीजन का -2 है तो 4 ऑक्सीजन का 2 से गुना करेंगे, -8 आ जाएगा, और -8 को मैग्नीज को लेने के लिए 3 मैग्नीज है तो एक मैग्नीशियम पर +8 का 3 आ जाएगा, यानी 2 डेसिमल समथिंग आ जाएगा। 2 डेसिमल कितना? 6 के आसपास। और डी नंबर ऑप्शन चेक करेंगे, डी नंबर ऑप्शन में क्या है, डी नंबर में है Mn2O7। Mn2O7 है तो इसमें ऑक्सीजन का -2 तो -14 हो जाएगा, और -14 को 2 मैग्नीशियम में बांटना है तो -7, मतलब +7 इसको रखना होगा। तो सबसे कम किस में है? सबसे कम देखिए 2.66 है और यहाँ पर 2 है, तो सबसे कम हो जाएगा हमारा ए नंबर ऑप्शन में। सबसे कम किस में हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन में। तो बहुत सारे क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं, लॉजिक को पकड़ लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन का समाधान कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन एक्टिनाइड नहीं है? इसमें से कौन जो है एक्टिनाइड नहीं है? तो ये तो अपना श्रेणी का बात है, श्रेणी को चेक करके हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें आंसर होगा क्यूरियम। क्यूरियम जो है एक्टिनाइड नहीं होता है ना, बाकी सब एक्टिनाइड होते हैं। संक्रमण तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? संक्रमण तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? संक्रमण तत्व कहने का मतलब है डी ब्लॉक। संक्रमण तत्व का मतलब होता है डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है? डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन डी में आएंगे और डी में जाने से पहले उससे पहले वाले, उसके बाद वाले कक्षा के एस में चले जाते हैं, ठीक है। तो एन एस और एन डी, एस पे पूरा भरने के बाद, या फिर 1 2 भी हो सकता है, अपवाद दिखाते समय कभी 1 कभी 2 भी होता है, और डी में 1 से लेके 10 तक ये होता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये ऑप्शन जहां भी दिखेगा ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आंसर ए होगा हमारा इसमें, क्योंकि एन एस जो हम बाद में लिखे हैं वो एन एस जो पहले लिखे हैं वो एन एस को बाद में लिख दिया, बस फर्क इतना ही है, ठीक है। तो उससे कोई गड़बड़ वाली बात नहीं होती है, आगे पीछे लिखने से कोई गड़बड़ नहीं होता। तो हमारा आंसर जो होगा इसमें वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए नहीं होगा, यहाँ पे एक कक्षा पीछे का डी होता है, एक कक्षा पीछे का डी होता है, तो ध्यान देंगे इसको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने धातु, तो जो मैंने यहाँ पे क्रियाशीलता श्रेणी लिखी थी, वो क्रियाशीलता श्रेणी में जो धातु सबसे नीचे रहेगा वो ज्यादा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा। तो सबसे नीचे था AU यानी सोना। तो सोना जो होगा वो क्या है? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला पदार्थ है, यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा, ठीक है दोस्तों, सोना। आइए अगले नंबर क्वेश्चन में, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा है? प्रथम संक्रमण श्रेणी में, प्रथम संक्रमण श्रेणी कौन सा होता है? तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का नाम याद करना है, तो उसके लिए प्रथम संक्रमण श्रेणी होता है हमारा 3D श्रेणी। 3D श्रेणी कहते हैं उसको, और इसका नाम याद करने का तरीका है, साइंस के टीचर विनीता कृपलानी, मन फेकोनी, क्यू जान, ये है हमारे सारे के सारे तत्व 3D श्रेणी के। अब इसमें कहा कि अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कौन दर्शाता है? तो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने वाला है मैग्नीज, जो 8 तक दर्शाता है, +8 तक की ऑक्सीकरण संख्या दर्शा सकता है। और 7 तक तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा ही, 7 तक हम लोग यहाँ तक देख लिए हैं, 8 तक ये दर्शा सकता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने वाला मैग्नीज होता है, ये बात आप लोग याद रखें। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कॉपर सदस्य है प्रथम संक्रमण श्रेणी का, द्वितीय संक्रमण श्रेणी का, तृतीय संक्रमण श्रेणी का, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी का। तो देखिए कॉपर, अभी ये मैंने लिखा 3D श्रेणी यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी लिखा, तो इसमें कॉपर है हमारा, देखिए यहाँ पे क्यों कॉपर। तो ये जो है हमारा कॉपर जो है वो 3D श्रेणी यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व होता है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जब FeOOH होल 3 सोल में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? तो इस तरीके से अगर देखा जाए इसमें क्या प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें, ठीक है। FeOH का होल 3, इसका एक रिएक्शन है वो थोड़ा सा अजीब तरीके का है, तो आवश्यकता नहीं है, ये एक ही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। तो Fe3 वाला आप लोग आंसर लगा सकते हैं इसमें,
ठीक है। बाकी अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को चेक करते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पे द्रव होता है? तो हमारा इसमें कौन सा तत्व, दो ही तत्व ऐसे हैं अभी तक में जो कमरे के ताप पे द्रव होते हैं। एक है पारा Hg जो धातु होता है, और एक है ब्रोमीन Br जो कि अधातु होता है। तो इसमें जो भी ऑप्शन मिले Hg हमारा ऑप्शन है इसमें, तो Hg वाले। सभी लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड के पास, लिगेंड उन्हें कहते हैं जो अपना लोन पेयर किन्हीं को दे, लोन पेयर किन्हीं को दे, और लोन पेयर किन्हीं को दे उसे लुईस के हिसाब से उसको क्षार कहा जाता है। तो लुईस क्षार यानी लेविस क्षार भी कह सकते हैं इसको। जिनके पास लिगेंड होते हैं उनको लेविस क्षार कहा जाता है। तो देख लीजिए, लेविस भस्म, क्षार को हम लोग भस्म कहते हैं, यानी बी नंबर हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट की प्रभावी संख्या क्या होगी? प्रभावी परमाणु संख्या होती है, कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या क्या होगी? तो प्रभावी परमाणु संख्या निकालने का एक फार्मूला होता है, उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। या फिर ये सोचिए कि प्रभावी संख्या जो है एक प्रकार के, उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है कितने उसको दर्शाता है, टोटल इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। हम लोग दोनों बातों पर विचार करते हैं, पहले आप देख लीजिए फार्मूला के हिसाब से। तो देखिए, हम लोग को निकालना है कोबाल्ट का EAN नंबर यानी प्रभावी परमाणु संख्या। प्रभावी परमाणु संख्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो उसके लिए हमको कोबाल्ट किस यौगिक के अंदर है वो पता होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं। कोबाल्ट जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर कितना था? 50। हाँ, कोबाल्ट EN का होल 2 और कोबाल्ट EN का होल 2, ये लिगेंड है EN, और कार्बन क्लोरीन भी लिगेंड है यहाँ पे, और ये रहा प्लस। ठीक है, ये है। तो सबसे पहले तो आप कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, कि फार्मूला में देखिए ऑक्सीकरण संख्या पूछा है। ठीक है, फार्मूला में ऑक्सीकरण संख्या पूछा है। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं कोबाल्ट का? तो देखिए, ये -2 पे होता है, ये -1 क्लोरीन जो है, क्लोरीन पर आवेश होता है -1 का, क्लोराइड आयन Cl-। तो एक क्लोरीन पर 1 होता है, तो 2 क्लोरीन है तो -2 हो जाएगा। EN पर भी एक ही माइनस होता है, तो 2 EN है, इस चलते यहाँ पे 2 माइनस हो जाएंगे। टोटल 4 माइनस हो गए, 1 प्लस यहाँ पर है, तो पूरा कितना हो गया? पूरा देखा जाए तो पूरा हो गया 3 माइनस। तो 3 माइनस को खत्म करने के लिए कोबाल्ट के पास कितना होना चाहिए? तो 3 प्लस होने चाहिए। कोबाल्ट के पास 3 प्लस होना चाहिए। ये ऑक्सीकरण संख्या हो गया। आइए इसका EN नंबर निकालते हैं। EN नंबर निकालने के लिए सबसे पहले है Z क्या है? Z है परमाणु संख्या। कोबाल्ट का परमाणु संख्या कितना होता है? तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये 27 नंबर पे आता है। ऑक्सीकरण संख्या आ गया 3, तो घटा देंगे, जोड़ 2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप सहसंयोजक संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप सहसंयोजक संख्या। ये कैसे निकालते हैं? तो उसके अगल बगल के जितने भी परमाणु होते हैं उसको देख करके। तो कोबाल्ट के अगल बगल देखिए 2 ठो EN है। अच्छा, एक जो EN होता है ना, एक EN वो 2 तरफ से घेरता है। एक ठो EN 2 तरफ से घेरता है, इसको बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। तो ये EN 2 तरीके से इसको घेरेगा, और एक EN इसको इस तरीके से घेरेगा। 2 हो गया, और 2 क्लोरीन है, ऐसे से घेरेगा। तो ये कितने तरफ से घिरा हुआ है? तो 1 2 3 और 1 2 3 यानी 6 तरीके से घिरा हुआ था। यहाँ पे 6 हो जाएगा ये। अब इसको हल कर लीजिए, यह जाएगा 24 और यह जाएगा 12 और टोटल हो जाएगा 36। तो कोबाल्ट का जो EAN नंबर होगा वो हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये प्रोसेस था, ये फार्मूला था, फार्मूला के हिसाब से बनता है दोस्तों। इसके लिए आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने आना चाहिए, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इस चैप्टर में पढ़ाई होता है, चैप्टर में पढ़े हुए होने चाहिए। इसके बाद ये क्वेश्चन को लोग आराम से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हेक्साएमिन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र क्या है? हेक्साएमिन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र क्या है? और ऑप्शन भी दे रखा हुआ है नीचे। तो देखिए, हेक्साएमिन कह रहा है। हेक्साएमिन कहने का मतलब है कि एमीन जो है वो 6 गो होगा। तो किस ऑप्शन में ये मैच कर रहा है? तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा A, B और D में। C तो कैंसिल हो गया, यहाँ से A, B और D बचा हुआ है। उसके बाद कह रहा है क्या कि हेक्साएमिन क्लोराइड प्लेटिनम, तो प्लेटिनम हमको देना होगा, और क्लोराइड के बारे में कह रहा है क्लोराइड। अब यहाँ पर प्लेटिनम का जो संयोजकता है, वो +4 पे है, और ये होता है 0। अमोनिया पर आवेश होता है 0, तो +4 को खत्म करने के लिए 4 को माइनस चाहिए। तो एक क्लोरीन पर 1 माइनस होता है, तो 4 माइनस लाने के लिए 4 क्लोरीन को आना पड़ेगा। तो जिस ऑप्शन में क्लोरीन 4 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी A नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारा A नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आते हैं, क्रोमियम का
ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या, तो लिखते हैं क्रोमियम का पहले अणु लिखते हैं, ये प्लस क्लोरीन, एक क्लोरीन पर एक माइनस, दो क्लोरीन पर दो माइनस, इस पे जीरो होता है आवेश, जल के अणु पर आवेश होता है जीरो, ठीक है। अब ये खत्म हो गया, अब ये प्लस देंगे एक, तो टोटल कितना हो गया माइनस एक, ठीक है। अब माइनस एक को खत्म करने के लिए, माइनस एक को खत्म करने के लिए क्या करना होगा, क्रोमियम पर कितना होना चाहिए, प्लस एक होना चाहिए, माइनस एक को खत्म करने के लिए क्रोमियम पर कितना होना चाहिए, प्लस एक होना चाहिए। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन क्या हो जाएगा, प्लस एक, यानी ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, K3FeCN का होल 6 एक है, क्या है वो, करा कि ये क्या है, तो इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का उपसहसंयोजक यौगिक है, ठीक है, उपसहसंयोजक यौगिक है, ठीक है। ये चैप्टर ही है 12th क्लास में, और 12th क्लास में इस चैप्टर में केवल ऐसा ही पढ़ा जाता है, तो इसके बारे में तो सबको मालूम होगा, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा होगा, उपसहसंयोजक यौगिक। तो देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है K4FeCN होल 6 में Fe का प्रसंकरण क्या होगा, FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए जो हमारा आयरन है वो 6 लिगेंड को पकड़ कर रखा है, 6 लिगेंड को, तो 6 हाथ वाला होगा, तो 6 हाथ वाला में हमारा जो ऑप्शन सी है और डी है जो 6 हाथ वाला प्रदर्शित करता है। 6 हाथ वाला कहने का मतलब है D2sp3, सॉरी sp3 है एक, और एक है sp3d2, तो देखिए 3 2 5 और एक 6, तो 6 हाथ वाला एक ये है जो ऑप्शन नंबर हमारा सी में है, और ऑप्शन नंबर डी में है, ये दो तो 6 हाथ वाला, इसी में से दोनों में से कोई हमारा आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को पीछे घसका देते हैं, यानी पीछे वाले डी को कवर करते हैं, तो हमारा आंसर इसमें होगा। अगर इसमें कार्बन नहीं होता तो हमारा आंसर ये होता, मतलब ये इस यहाँ पर कार्बन K4FeCN होल 6, ये अगर यहाँ पे कार्बन नहीं होता यानी H2O होता, अगर ऐसे होता H2O होता, कार्बन की जगह पे H2O होता तो ये वाला संरचना प्रसंकरण रखता, लेकिन कार्बन है इसका मतलब ये पीछे से शुरू किया होगा, यानी डी से शुरू किया होगा। ये बात याद रखेंगे, जब भी कार्बन आएगा डी पहले होगा और कार्बन बाद में आएगा डी बाद में होगा, ऐसा अधिकांश में होता है, ठीक है। लेकिन प्रसंकरण निकालने का एक तरीका होता है, फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में निकालने के बाद बिल्कुल सही तरीके से निकल जाती है। तो जब मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें ये बातें समझा दूंगा कि प्रसंकरण कैसे निकाला जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है, कौन प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय वो होते हैं जिनके आयन में या फिर जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में प्रति यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, मतलब जोड़ा में इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, जोड़ा में इलेक्ट्रॉन है, तो कौन है इसमें से जिसके पास इलेक्ट्रॉन जोड़ा में होते हैं, कौन है इसमें से जिसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा में होते हैं, ये हम लोग को देखना है कौन जोड़े में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए कैसे चेक करते हैं, तो पहले आइए निकिल में चेक किया जाए तो निकिल जो है हमारा ये 28वां नंबर पे है, तो ये D8 यानी और H2 4H2 3D8, तो H2 में ये 2 ठो और 8 में 1 2 3 4 5 6 7 8 2 ठो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी ये अनुचुंबकीय होगा, अ से अयुग्मित अ से अनुचुंबकीय, तो ये अनुचुंबकीय ये हमारा नहीं होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, अगला जो है कॉपर 2+, कॉपर जो होता है 29 नंबर पे आता है, यानी 4s1 और 3d10, तो कॉपर के पास 2+ है यानी 2 इलेक्ट्रॉन कम रहे होंगे, यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कम, एक यहाँ से कम होगा और एक यहाँ से कम होगा, इस तरीके से। और जिंक के पास 30 होते हैं, तो 4s2 और 3d10, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हुए होंगे, तो ये तो पूरा भरा हुआ है। अब जब पूरा भरा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन जोड़े में रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन जोड़े में रहेंगे तो युग्मित कहलाएगा, और युग्मित कहलाएगा तो ये प्रतिचुंबकीय कहलाएगा, ठीक है दोस्तों, ये प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। और जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में से हरा थोथा कौन है, हरा थोथा, तो देखिए सल्फेट वाला जो प्रोडक्ट होता है ये हरा थोथा कहलाता है, ऐसे थोथा कहलाता है, सल्फेट वाला जो चीज़ है वो थोथा कहलाता है या फिर तुतिया कहलाता है, तुतिया भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए, अगर Fe होगा और डॉट में 7H2O, ये हरा थोथा कहलाएगा, और अगर यहाँ पे कॉपर होगा और 5H2O होगा तो ये नीला थोथा कहलाएगा, ये है नीला थोथा और ये है हरा थोथा, ठीक है, एक है नीला थोथा और दूसरा है हरा थोथा, तो यहाँ पर इस तरीके से दे रखा हुआ है। और CaSO4 2H2O जो सूत्र है, 2H2O जो सूत्र है, ये किसका सूत्र है दोस्तों, ये तुमको सूत्र है जिप्सम का, ठीक है,
और जब ½ हो जाएगा तो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो हमने 50+ क्वेश्चन करे हैं दोस्तों आज। आपको अगर ये क्वेश्चन का जो सेट है, प्रैक्टिस है, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप ये जो वीडियो है आप दूसरों दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, है ना। सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो और आप अगले वीडियो में भी रहना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो भी देखा जाए, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल। और मैं यहाँ एक दिन बीच या 2 दिन के बाद ही आता हूँ, 1 दिन 2 दिन के बाद ही वीडियो बनता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन अच्छे रहेंगे और आपको एग्जाम में काम लायक रहेंगे। अब आप अकार्बनिक यौगिक का कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल के प्रैक्टिस लगा सकते हैं, कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसका PDF लेने के लिए मैं दोबारा कहता हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप चैनल पे आकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।